मित्रों, जीवन दर्शन प्लस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ष 2019 में प्रकाशित मेरे उपन्यास का पाठ आप सुन रहे हैं। पिछले 2 अध्यायों विस्थापन और अधिवासन में आपने जाना कि दक्षिण भारत से चले 2 आज़ादी के दीवाने गुरु शमशेर और विद्याधर उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। शमशेर नायक दुश्मन की गोली से शहीद हो जाता है, लेकिन विद्याधर विचलित नहीं होता है और स्वतंत्रता संग्राम की धार को तेज करना चाहता है। लेकिन इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के पटल से गायब हो जाते हैं। उसके कुछ वर्षों पश्चात भारत आजाद हो जाता है। विद्याधर विवाह करके हरिद्वार में ही बस जाता है। उसके 3 पुत्रों में से 2 पुत्र विदेश चले जाते हैं, जबकि तीसरा पुत्र रंजन यही रह जाता है। तीसरे अध्याय अर्थात वंशरोपण में कहानी आगे बढ़ती है। सुनिए। वंशरोपण। दक्षिण भारत से कुलकर्णियों के विस्थापन की कहानी दिलचस्प है। प्रथमतः वे महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश गए। उसके बाद उनका एक वंशधर उत्तर भारत में आया। उनकी कहानी गुलामी के दौर में अधिकतर विस्थापित परिवारों की कहानी से मेल खाती है। उनका मूल स्थान तो महाराष्ट्र था और भाषा मराठी, परंतु उनके पुरखे हैदराबाद में जा बसे थे, जहां वे निजाम के महकमे में पहल मुहर्रिर और मुंशी के तौर पर काम करते रहे। फिर अपनी कर्मठता और ईमानदारी के बलबूते पर राज दरबारी के ओहदे तक पहुंच गए। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में कुलकर्णियों ने निजाम के साथ हर प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। उल्लेख्य है कि मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी निजाम सल्तनत का संस्थापक था, जिसके पुरखे इस्लाम में धर्मांतरित होने से पहले दक्षिण भारत के कुलीन हिंदू कायस्थ थे, जिसका संबंध चालुक्य राजवंश से था। यह ब्यौरा देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि निजामों की मूल संस्कृति और विरासत भारतीय थी, जिसके उन्नयन में उनके 7 निजामों ने खास भूमिका निभाई थी। कुलकर्णियों को निजामों की सांस्कृतिक विरासत रास आई और वे उनके प्रशंसक बन गए। निजाम हैदराबाद की कई राजभाषाओं में एक मुख्य भाषा हिंदी भी थी, जो उनके राज्य में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती थी। तभी तो कुलकर्णियों ने धीरे धीरे लेकिन बड़ी सहजता से हैदराबाद की हिंदी जबान कब्जा ली थी। मराठी से तो उन्होंने पहले ही तौबा कर लिया था। इस प्रकार भारतीय संस्कृत के उन्नायक बनने का दमखम उन्हें विरासत में मिला था। सो रंजन बाबू अपने पुश्तैनी दमखम को बरकरार रखने वाले उत्तर भारत में प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में मुखर होते हैं। अपने पूरे जीवन काल में वे कुलकर्णियों के 2 भावी पीढ़ियों के प्रत्यक्ष साक्ष्य बने। पर दुखद बात यह हुई कि नई संस्कृत और फैशन की आंधी में उन्होंने कुलकर्णियों की शान को चमकदार बनाने में अपनी सारी ऊर्जा तो लगा दी, किंतु उसका वांछित परिणाम उन्हें नहीं मिला। उनके दोनों बेटे धीरेन्द्र और सुरेंद्र ने अपने क्रांतिकारी पितामह विद्याधर और आदर्श पिता की सांस्कृतिक छवियों को धूमिल कर दिया। वे शनैः शनैः उनकी सदियों पुरानी विरासत से तौबा कर नए दौर की जीवन शैली के ग्राहकी बने, जो रंजन बाबू को कभी रास आने वाला नहीं था। विवाहोपरांत अपने उमंग और युवावस्था के दिनों में जबकि रंजन बाबू कुछ महान आदर्श स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखते थे, उन्होंने सड़क से एक लावारिस बच्ची को उठाकर गोद भी ले लिया, जिसका नाम प्रमिला रखा। उनके इस कृत्य की सर्वत्र भर्त्सना हुई। परिवार में पत्नी और बेटों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, पर वे अपने इरादे में टस से मस नहीं हुए
और न केवल अपनी दत्तक बेटी का शिक्षण के साथ साथ समुचित पालन पोषण किया, अपितु उसका विवाह भी एक कुलीन घराने के इकलौते वारिस से करवाया। पर प्रारब्ध को प्रमिला की झोली में खुशियां डालना गंवारा नहीं हुआ। दामाद धनंजय फडणवीस एक अय्याश आदमी निकला, जो विवाह के चंद वर्षों बाद ही अपनी सारी जमीन जायदाद शराब शबाब सट्टेबाजी और जुआ में गंवाकर ठल्ला और निकम्मा बन गया। प्रमिला निस्सहाय और लाचार हो गई। अपनी दत्तक बेटी की दुर्दशा से द्रवीभूत होकर रंजन बाबू ने उसे और उसके इकलौते बेटे प्रवर के खाने खर्चे का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। चूंकि उनकी पत्नी रोहिणी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वह आए दिन उनसे तू तू मैं किया करती थी। पर रंजन बाबू अपनी भल मनसाहत से कहाँ बाज आने वाले थे। वे अपनी बेसहारा बेटी की मदद करते रहे, जबकि रोहिणी ने एक दिन उनसे यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हें बेटी पर ही सारी कमाई लुटानी है तो उसे इस घर में क्यों नहीं बैठा देते। बेहतर तो यही होगा कि तुम मुझे और मेरे बच्चों को निकालकर उससे ही ब्याह कर लो। रोहिणी की अनैतिक और असंस्कारी बातें सुनकर रंजन बाबू खूब रोए थे। एक माँ उनकी गोद ली गई बेटी, जो रिश्ते में उसकी भी बेटी लगती है, कि भलाई के लिए क्यों नहीं चिंतित है। सचमुच इस देश में अधिकतर मामलों में औरत ही औरत के शोषण का कारण बनती है। परिवार में विरोध के क्षणों में रंजन बाबू को लगता कि उनकी हर जायज बात में वे अकेले हैं और सारी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। ऐसे में वे अपनी दत्तक बेटी के घर चले जाते थे, जिससे उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से संबल मिलता था। अबोध बालक प्रवर के साथ तन्हाई में उम्र टाल रही प्रमिला को पिता की उपस्थिति भी भली लगती। बहरहाल उन पर यह आरोप नहीं थोपा जा सकता कि वे स्त्री द्वेषी थे। वे तो अपनी पत्नी के स्वर्गवासी होने तक उससे अटूट रूप से जुड़े रहे। दोस्तों, उपन्यास के शुरुआती अध्याय कथानक को विस्तार देने के लिए छोटे छोटे कहानी नुमा है। यह कथा धीरे धीरे गंभीर होती जाएगी और दिलचस्प भी होती जाएगी। अगले चौथे अध्याय का शीर्षक है दाम्पत्य का ग्रीष्मकाल। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अध्याय को मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।